जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को अपने परिवार वन वी ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। बच्चों देखिए, आज का जो टॉपिक है एक क्लास 12th एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो टॉपिक जो है चैप्टर विलेन से संबंधित है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों राउल्ट का नियम, जैसा कि आप लोग देखे होंगे। लेकिन राउल्ट का नियम पढ़ने से पहले हम कुछ चीज आपको बताते हैं। राउल्ट का नियम कहाँ से किस चीज पे कैसे फॉलो करता है, पहले वो चीज समझ लीजिए। उसके बाद राउल्ट का नियम इससे संबंधित जो भी सूत्र या फार्मूला प्रूफ होगा उसको करा के इस पे कुछ न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। बच्चों परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए अच्छे से समझाता हूँ, बताता हूँ आपको अच्छे तरीके से, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चों आइए समझाता हूँ आपको। देखिएगा, देखिए कल आपने पढ़ा था हेनरी का नियम। हेनरी का जो नियम था वो किसी द्रव में गैसों की विलयता पर आधारित था। यानी कोई गैस के अणु द्रव में विलय होते हैं तो उसके आधार पे जो था हेनरी का नियम था। आज जो हम नियम पढ़ेंगे वो राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम ये कहता है जब कोई विलय अथवा विलायक दोनों द्रव अवस्था में हो तो द्रव अवस्था में होने के बाद यह दोनों जब वाष्पशील अवस्था में होंगे या वाष्प अवस्था में होंगे तो दोनों वाष्प अवस्था में के कारण दोनों के उस द्रव की सतह जिससे वह वाष्प बनते हैं उसी द्रव की सतह पे कितना वाष्प दाब डालते हैं, यही चीज ये बात आज पढ़नी है बच्चों। ठीक, आइए समझाते हैं। देखिएगा यहाँ बच्चों बात है जब द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब, अर्थात जब विलय भी द्रव हो विलायक भी द्रव हो, इन विलयनों का वाष्प दाब क्या होगा, लिखा गया है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड सोल्यूशन। जैसा कि चित्र में बच्चों दिखाया गया, पहले चित्र को अच्छे समझते हैं। देखिए चित्र ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि चित्र समझ में आ गया बच्चों तो सारी चीजें आपको इस पर समझ में आ जाएगी। देखिएगा बच्चों आपको पता है, देखिए इसमें हमने बताया कि देखिए ये वाटर है, मान लीजिए जो भी हमने विलायक में निकाल लिया। अब विलायक में हमने द्रव लिया है तो मान लीजिए वाटर भी होगा, कुछ भी होगा, यानी दोनों द्रव अवस्था में है। तो यहाँ बच्चों देखिएगा हमने जो है ये टैंक लिया और इस टैंक को हमने एक बंद टैंक लिया है, ठीक है। इस बंद टैंक में बच्चों एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि बंद टैंक में देखिएगा ये नीचे जो डॉट 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 वाले हैं क्या है, विलायक है बच्चों। और इसमें देखो जो ये डॉट डॉट वाला है देखिएगा ये क्या है, इसमें हमने कहा विलय लिया है। और इसमें द्रव विलायक भी द्रव अवस्था में है, विलय भी द्रव अवस्था में, हेडिंग ही है देखिएगा द्रव द्रव विलयनों का वाष्पता। तो देखिए जब विलय भी द्रव अवस्था में हो विलायक भी द्रव अवस्था में हो तो दोनों द्रव अवस्था में होंगे और इसको हम हीट देंगे तो ये देखो द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे। तो देखो जो खाली स्थान है इस द्रव के ऊपर, जो खाली स्थान है बच्चों, इस खाली स्थान पे जो हरे कलर का जो डाटा डॉट दिखाया गया है ये क्या है, वेपर प्रेशर, यानी कह सकते हैं ये सब गैसें हैं। वही गैसें जो यहाँ हम हीट देते हैं तो यहाँ विलय और विलायक के अणु जब वाष्पशील अवस्था में होंगे तो वाष्प देखिए वाष्पशील अवस्था होने के बाद जो भी गैसें होंगी इस खाली स्थान पे कहा हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे ना, एकत्रित हो जाएंगे। और एकत्रित होने पर जब ये गैस की मात्रा इस खाली स्थान में बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि यही जो गैस के अणु खाली स्थान पे एकत्रित हुए हैं वही गैस के अणु इस द्रव की सतह पर डालना स्टार्ट कर देंगे, दाब। इसी दाब को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब कहते हैं बच्चों। समझ में आ गया। हमने कहा विलय अथवा विलायक के अणुओं द्वारा ना, अणुओं द्वारा यानी जो वाष्पशील यानी वाष्प अवस्था में जो गैस के अणु बनेंगे तो इस खाली स्थान पे क्या होंगे, एकत्रित हो जाएंगे। तो यही गैस के अणु पुनः इसी द्रव के सतह पे क्या करेंगे, एक दाब उत्पन्न करते हैं, एक दाब डालते हैं जिसको हम वाष्प दाब कहते हैं बच्चों। समझ में आ गया वाष्प दाब। जैसा कि मैंने दिखाया गया है इस वाष्प दाब को पीपीपी यानी ये सब क्या है, प्रेशर है ना, ये सारे प्रेशर को मिला देंगे तो इसको हम पी टोटल कहते हैं। यहाँ दिखाया भी गया बच्चों, याद रखिएगा। करा वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है बच्चों। इस वाष्प दाब को पी टोटल से बच्चों यहाँ दिखाया गया है, मैंने कहा किससे, हमने कहा ये पी टोटल से प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि ये सभी अणुओं के छोटे 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 दाबों को मिला करके जो कुल टोटल दाब होगा उसको हम पी टोटल से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ठीक है, आइए समझाते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ स्पष्ट है कि कह रहा है कि ऐसा विलयन जिसमें विलय अथवा विलय तथा विलायक दोनों द्रव अवस्था में पाया जाता है तो उसे द्रव द्रव विलयन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, द्रव द्रव विलयन कहते हैं। यानी जिसमें विलय भी द्रव अवस्था में हो विलायक भी द्रव अवस्था में हो तो ऐसे प्राप्त विलयन को हम क्या बोलते हैं, द्रव द्रव विलयन कहते हैं बच्चों। उसके बाद इस विलयन द्वारा द्रव की सतह पर
अंकित दाब को द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया कि विलय विलायक दोनों द्रव अवस्था में है, तो इनसे जो भी वाष्प यहाँ प्राप्त होगा, यही वाष्प इस द्रव की सतह पे जो दाब डालेगा वही क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा बच्चों। समझ में आ गया। उसके बाद देखिएगा, यहाँ हमने कहा वाष्प दाब किसे कहते हैं, वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, तो द्रव की वह वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर, यानी इसी द्रव का वाष्प जो है द्रव की सतह पर जो दाब आरोपित करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बच्चों वाष्प दाब कहते हैं। कौन सा दाब कहते हैं, उसको हम वाष्प दाब, इसको वेपर प्रेशर कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई बच्चों। इसी वाष्प दाब की घटना पर जो है एक वैज्ञानिक थे राउल्ट ने कुछ कैलकुलेशन निकाला कि टोटल यहाँ पे जितना भी वाष्प दाब होगा, ये टोटल वाष्प दाब किस अनुपात पर फॉलो करता है। तो टोटल अनुपात उन्हें बताया, टोटल अनुपात विलय अथवा विलायक के जो भी इनके विलय विलायक के अणुओं की जो भी मोलों की संख्या होगी, यानी जो मोलों की संख्या होगी उसके मात्रा पे यानी उनके मोल अंश पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि जितना विलय का और विलायक का जितना मोल अंश होगा, जिसका मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा वाष्प दाब उत्पन्न करेगा। इसी के आधार पर देखिए राउल्ट नियम ने परिभाषा दिया, अपना नियम दिया, करा एक निश्चित ताप पर किसी द्रवी विलयन में प्रत्येक अवयव, चाहे वो विलय हो चाहे विलायक हो, का आंशिक दाब, ये जो दाब डाला गया ये दाब कौन सा है, ये आंशिक दाब है। करा आंशिक दाब विलयन में उस अवयव के मूल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी हमने कहा ये जो अवयव है ना, इस अवयव द्वारा जो भी आंशिक दाब होगा, यह आंशिक दाब उस विलयन के मूल अंश के समानुपाती होगा। बच्चों थोड़ा सा समझिएगा, हमने कहा दाब देखे, मान लीजिए कि ये विलय है, ये विलायक है, यदि विलायक की मात्रा ज्यादा होगी तो विलायक के अणु का वाष्प दाब यहाँ क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी विलायक के द्वारा इस द्रव की सतह पे सबसे ज्यादा वाष्प दाब डाला जाएगा। यदि विलय के अणु ज्यादा होंगे तो विलय की मात्रा यहाँ, विलय के वाष्प दाब क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और विलय के वाष्प दाब इसके द्रव की सतह पे ज्यादा क्या करेंगे, दाब आरोपित करेंगे, वाष्प दाब आरोपित करेंगे। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। राउल्ट के नियम को समझ में आ गया, एक निश्चित ताप पर किसी द्रवी विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उस अवयव के मूल अंश के क्या होता है, समानुपाती होगा। अर्थात कहने का मतलब है जो दाब होगा वो इस विलयन में उपस्थित विलय अथवा विलायक के माना मोलों की संख्या के क्या होगा, नहीं मूल अंश के क्या होगा, मोलों की संख्या नहीं मूल अंश के क्या होगा, समानुपाती होगा। बच्चों आइए इसका डेरिवेशन अच्छे से देखते हैं, समझाते हैं। आप इतना पहले नोट कीजिए अच्छे से, मैं आगे आपको बताता हूँ, नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। आइए देखिए आगे चलते हैं। अब ये आपने राउल्ट का नियम देखा, राउल्ट का नियम क्या हमें बताया है कि निश्चित ताप पर किसी द्रव्य विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उस अवयव के मूल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। बच्चों तो आइए इसका हम कुछ डेरिवेशन कैलकुलेशन करते हैं, इस चित्र में वो चीज समझाते चलेंगे, परेशान नहीं होने की जरूरत है बच्चों। आइए इसे यहाँ समझते हैं। कह रहा है कि माना विलयन दो द्रवों से मिलकर बना है, या इसी बात दो द्रव, एक विलय है एक विलायक, दोनों द्रव अवस्था में। तो इसमें हम कहा पहले अवयव की बात करते हैं बच्चों, किस अवयव को, यहाँ पहले अवयव का, पहले अवयव। देखिएगा एक चीज समझिएगा, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उस अवयव के मूल अंश, बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा मूल अंश की क्या होगा, समानुपाती होगा। तो हम पहले अवयव की बात कर रहे हैं, तो पहले अवयव का ध्यान दीजिएगा, पहले अवयव का जो आंशिक दाब होगा वो समानुपाती होगा पहले अवयव के मूल अंश के समानुपाती होगा। ठीक है बच्चों, यदि देखिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। यदि हमने कहा P बराबर लेंगे, एक यहाँ नियतांक लाएंगे, एक नियतांक लाएंगे, इस नियतांक को हम का के कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत किसी को। अब हम कहें, देखिए यहाँ सुनिएगा, हमने बताया कि राउल्ट के नियमानुसार क्या है, जो हमारा आंशिक दाब है वो समानुपाती होगा उस अवयव के मूल अंश के क्या होगा, मूल अंश के समानुपाती होगा। तो देखो P प्रोपोर्शनल, यहाँ काई1, इसको मूल अंश को काई से प्रदर्शित करते हैं, तो ये होगा काई1 पहले अवयव को ले लिया, पहले अवयव के लिए एक मानेंगे, हर चीज एक मानेंगे। तो हमने पहले अवयव का आंशिक दाब P1 और उसका मूल अंश क्या है, काई1 हो जाएगा। तो P1 बराबर के काई1 हो जाएगा।
आखिर बच्चों देखिएगा कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या है, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था के लिए, शुद्ध अवस्था, शुद्ध अवस्था के लिए, देखिए जब शुद्ध अवस्था की बात आती है बच्चों, तो देखिए शुद्ध अवस्था के लिए क्या हो जाएगा थोड़ा समझिएगा। देखिए शुद्ध अवस्था में क्या होगा, जो किसी भी द्रव का जो आंशिक दाब होगा उसके वाष्प दाब, देखो पी जो होगा पी नॉट के बराबर, ये P1 क्या है, पहले अवयव का आंशिक दाब है, और P1 नाट जो है, P1 जीरो यार इसको नाट पढ़ते हैं, P1 नाट जो है ये पहले अवयव का वाष्प दाब है। ये कब होगा, जब हमने कहा मूल अंश कितना हो, एक मूल, कितना हो, एक मूल, यानी उस अवयव का मूल अंश कितना हो, एक मूल हो। तो हम यदि इस तरीके से देखें, यहाँ पे यदि कंडीशन रखें तो P1 नाट के स्थान पे क्या रखेंगे, देखो P के स्थान पे क्या रखेंगे, P1 नाट, तो क्या हो जाएगा यहाँ, P1 नाट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा के वैसा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, के से इंटू, और Chi1 के स्थान पे कितना रख देंगे, एक, तो हमें जो प्राप्त होगा, यानी हम कहें P1 नॉट बराबर क्या प्राप्त होगा, के प्राप्त। इतनी बात समझ में आ गई, इतना चीज प्राप्त समझ में आ गया। अब देखिएगा आगे यहाँ समझने का प्रयास करिएगा, हर चीज को अच्छे से समझाते हैं। अब देखिए इस के का मान, यानी हम कह सकते हैं के का मान, यहाँ देखिएगा या P1 का मान या के का मान, यहाँ के का मान समीकरण एक में रखेंगे, तो के का मान समीकरण एक में रखेंगे ना, एक में रखेंगे बच्चों, तो ध्यान दीजिए के, देखिए के का स्थान पे P1 नॉट का मान रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, P बराबर के का स्थान पे क्या रखेंगे, के का स्थान पे P1 नॉट रखेंगे, और ये यहाँ, ठीक है बच्चों, ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, आप इसको 2 दे सकते हैं। जिस प्रकार से देखिए पहले अवयव के लिए निकाले हैं, ठीक उसी प्रकार से दूसरे अवयव के लिए, तो यहाँ लिखेंगे दूसरे अवयव के लिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए अच्छे समझिएगा, जिस प्रकार जो प्रक्रिया हम पहले अवयव के लिए यहाँ तक किए हैं, वैसे दूसरे अवयव के लिए करेंगे तो क्या इतना करेंगे, बस वही लिख दीजिए, जो परिणाम पहले अवयव के लिए आया है बस वही परिणाम दूसरे अवयव के लिए लिख दें, तो हो जाएगा P2 बराबर, यहाँ P2 नॉट, यहाँ क्या होगा Chi2, बस ये हमारा है। समझ में आ गया, वही प्रक्रिया करनी है तो काहे बार बार हम करें, समझदारी से काम करें। यह बात समझ में आ गई इतना, यदि इतनी बात आपको समझ में आ गई हो बच्चों, तो आगे चलते हैं, कुछ बात आपको समझाने का प्रयास करते हैं, तब जाके देखिए अगर ये बात समझ में आ गई हो तो हमें लगता है इतना आप जो है कि चीज अगर समझ में आ गई हो तो देखिएगा आप थोड़ा सा समझिए, ठीक है बच्चों। आइए देखिए समझते हैं, इसमें एक चीज आप लोग पढ़े होंगे, देखिए क्या होगा, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है डाल्टन, डाल्टन के नियम से या डाल्टन के नियमानुसार, तो जब डाल्टन के नियमानुसार चलेंगे क्या होता है, यहाँ होगा कुल दाब बराबर होगा विलय का आंशिक, विलय का आंशिक दाब प्लस प्लस विलायक का आंशिक दाब, ठीक है। तो देखिए P जो होगा, यानी यही फार्मूला होगा एक तरीके से, ये देखिए थोड़ा समझने का प्रयास करिए, ये चीज है का, देखिए चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारी चीजें आपका सरल हो जाए इस फार्मूले से। तो हम देखिए P जो टोटल है, P टोटल को हम जैसे क्या कहेंगे बच्चों, देखिएगा P टोटल को हम क्या देखिए, कुल दाब को हम लिखेंगे P टोटल बराबर, ठीक है बच्चों, P टोटल बराबर, देखिए विलय का आंशिक दाब, मान लीजिए पहला अवयव विलय होगा, पहला अवयव मान लीजिए विलय होगा, तो इसका जो फार्मूला निकला है क्या, यही लिखेंगे, हमने कहा क्या होगा, P1 का होगा, ये P2 होगा, इसको हम देखिएगा
आप इसको जैसे समीकरण देखिए इस तरीके से, समीकरण 3 है तो यहाँ समीकरण हम क्या दे सकते हैं, इसको 4 दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए P1 P2 का मान यही रख लेंगे, उसके बाद आगे प्रक्रिया करेंगे। आप इतना नोट करिए, इसके आगे बताते हैं बच्चों, इतना नोट करिए। ठीक है बच्चों, देखिएगा, आइए यहाँ आगे इसके चलते हैं। अब यहाँ समीकरण 4 तक आप लोग देखे थे। अब देखिए समीकरण 4 के आगे चलते हैं बच्चों, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, P टोटल बराबर P1 का मान में बताया था क्या होता है, P1 नॉट Chi1 प्लस P2 नॉट Chi2 हो जाए। ठीक है बच्चों, अच्छा एक चीज हमें पता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, इसको आप समीकरण नंबर 5 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमें एक चीज पता है क्या, हम यहाँ लिखते हैं वी नो डेट। देखिए बच्चों क्या पता है, हम एक चीज जानते हैं कि पहले अवयव का मूल अंश और दूसरे अवयव का मूल अंश का जो योग होता है वो 1 के बराबर माना जाता है। अब यहाँ देखिएगा हमें क्या निकालना है, यदि Chi1 का मान यहाँ निकालना है तो देखिएगा Chi1 एक Chi2 को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस क्या होगा, Chi2 होगा। बच्चों इतनी चीज पहली बात समझ में आई कि नहीं। देखिए मान लीजिए जो पहला अवयव है, ये पहला अवयव है, इसको मान लें Chi1 होगा और दूसरा अवयव क्या होगा, Chi2 होगा। और यहाँ देखिए जो Chi1 और प्लस Chi2 का जो योग होगा वो कितना होगा, 1। ये चीज थोड़ा समझिए, ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिए। अब देखिए यहाँ Chi1 का मान यदि यहाँ समीकरण 1 में रख दें तो समीकरण एक में नहीं, समीकरण किसमें, 5 में, समीकरण 5 में का रखने पर Chi1 का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, Chi1 का मान रखेंगे, यहाँ देखो मान यहाँ पर रख दें कितना हो जाएगा, P टोटल बराबर बच्चों देखिएगा P1 नॉट हो जाएगा, और यहाँ Chi1 का मान क्या रखेंगे, 1 माइनस Chi1। देखिएगा Chi1 के साथ रखेंगे तो एस माइनस यहाँ का Chi2 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस यहाँ जो है P2 नॉट और Chi2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करिए बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1 नॉट Chi2 और प्लस यहाँ P2 नॉट Chi2 हो जाएगा बच्चों। अब देखो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P1 नॉट प्लस यहाँ ला दें, देखिए ये वाला उधर लेके जाए, इसको इस तरीके P2 नॉट Chi2 और माइनस देखिएगा हो जाएगा P1 नॉट Chi2। अब इनमें देखिए Chi2 कॉमन मिल रहा है तो क्या लेंगे यहाँ पे बच्चों, यहाँ देखिए P1 तो यहाँ तो रहबे करेगा ये वाला, तो होगा P1 नॉट और प्लस यहाँ से देखिए P2 नॉट माइनस P1 नॉट, तो यहाँ से Chi2 कॉमन, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा P टोटल है। ठीक है, ये P टोटल ही है बच्चों, हम पूरा लिख देते हैं। तो जो P टोटल जो आएगा बच्चों हमारा यही फार्मूला के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, यही फार्मूला के रूप में यही P टोटल हमारा क्या होगा, प्राप्त। इतनी बात हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, अब यही हमें क्या था, प्रूव करना, प्रूव, यही देखिएगा मेन फार्मूला होगा। अब इस पर सवाल लगेगा। अब एक चीज आइए हम इसको नोट कर लेते हैं कि कौन पॉइंट कौन क्या क्या है, इसको अच्छे से नोट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इतना नोट करिए, मैं नोट करके बताता हूँ, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, देखिएगा ये प्रूफ आपका फॉर्मूला होगा, पी टोटल इन कुल दाब बराबर P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2। तो आइए इसके बारे में समझ लेते हैं कौन क्या है। देखिए P1 आखिर देखिए तो बी लाइन में पहले अवयव का आंशिक दाब, ये क्या है, ये आंशिक दाब है बच्चों, याद रखिएगा ये आंशिक दाब। और जबकि P1 नॉट शुद्ध अवस्था में पहले अवयव का वाष्प दाब है, याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान रखिए। P1 केवल क्या है, आंशिक दाब, और P1 नॉट यह है वाष्प दाब है। उसी प्रकार से P2 क्या है, दूसरे अवयव का ये क्या है, आंशिक दाब है। और यहाँ देखिए P2 नॉट क्या है, शुद्ध अवस्था में पहले अवयव का नहीं, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गया बच्चों, लिखा गया गलती, यहाँ दूसरे अवयव, दूसरे अवयव का क्या है ये वाष्प दाब।
समझ में आ गया। उसके बाद में यहाँ देखिएगा काई 1 क्या है, विलयन में पहले अवयव का मूल अंश है ये। और उसके बाद में बच्चों काई 2 क्या है, विलयन में दूसरे अवयव का मूल अंश है। इतनी बात हमें लगता है बच्चों आपको समझ में, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो आप इन्हें नोट डाउन करें। आइए थोड़ा सा एक ग्राफ है आपको समझाते हैं अच्छे से, इसी फार्मूला पर आधारित है, आइए इसको समझाते हैं बच्चों, नोट करिए आप। देखिए बच्चों आइए थोड़ा समझाते हैं। देखिए इस ग्राफ, जो ग्राफ यहाँ दिखाया गया है ना, ये ग्राफ का कुछ ना कुछ मतलब है। ये ग्राफ को अच्छे से समझते हैं, ग्राफ का एक्चुअल मतलब क्या है बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पहले कुछ चीजें लिखी गई है, मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ। करा कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब विलयन में उपस्थित मूल अंश से संबंधित होता है। यानी जितनी मात्रा विलय अथवा विलायक की होगी उसके मात्रा के आधार पे क्या होगा, वाष्प दाब बनेगा। करा कुल दाब मूल अंश के साथ रैखिक रूप से संबंधित होता है, यानी एक रेखा समीकरण की तरह प्राप्त होगा। पहले अवयव के मूल अंश काई 1 बदलने से कुल वाष्प दाब का मान बदल जाता है। कैसे आपको दिखाते हैं। अब देखिए ये फार्मूला आपको इससे परिचित है, इससे परिचित है, इससे परिचित है। नीचे वाला चीज देखिए, चीजें इसको मैं करके दिखाता हूँ। आप समझे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। जो नीचे वाला ग्राफ है, ये नीचे वाला देखो, ये खड़ी लाइन का जो ग्राफ है वाष्प दाब का है, और जो नीचे वाला ग्राफ है ये आपका मूल अंश का। किसका है बच्चों, ये मूल अंश, मूल अंश का। ये ग्राफ किसका है, मूल अंश का। बच्चों देखिए थोड़ा सा एक चीज समझने का आप लोग प्रयास करिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास भी करिएगा। देखिए ये वाला ग्राफ, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक है, इसमें पहले कंडीशन में हमने कहा कि मूल अंश जो काई 1 होगा उसको हम 0 ले लें। तो उस अवस्था में देखो जब मूल अंश 0 होगा, यानी विलय की मात्रा या विलायक की मात्रा मान लीजिए कुछ नहीं है किसी भी बर्तन में, आप उसको टेम्परेचर देंगे क्या उसमें कोई वाष्प दाब बनेगा। यानी हम कहेंगे कोई चाहे विलय अथवा विलायक होगा तभी वाष्प दाब बनेगा। हमका मान लीजिए विलय है या नहीं है, तो विलय का कोई वाष्प दाब बनेगा, विलय का नहीं बनेगा ना, तो विलय द्वारा कोई वाष्प दाब नहीं बनेगा। लेकिन नहीं काई 1 बराबर 0 ले लें, और वही यहाँ इस वाले पॉइंट पर हम क्या करें, कर लें काई 1 बराबर हम 1 ले लें, 1 मोल। कितना ले लें, 1 मोल ले लें, 1 मोल ले लें। 1 मोल लेंगे तो देखो इस अवस्था पे हमने काई बराबर 0 लिए थे तो यहाँ वाष्प दाब कुछ नहीं था, लेकिन जैसे काई बराबर 1 लिए थे ये वाष्प दाब देखो यहाँ से धीरे 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 बढ़ता हुआ यहाँ पर। अब देखिए उसी प्रकार से ये वाले पॉइंट पे देखिए, यदि हम मान ली दूसरा जो पॉइंट है मान ली विलायक, यहाँ विलायक का मान यदि हम 0 लेते तो यहाँ पे वाष्प दाब क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। और यहाँ विलायक का मान यदि हम 1 मोल ले लें तो देखिए इसका वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो पहला वाष्प दाब है, यानी पहला कोई जो भी अवयव होगा, चाहे विलय होगा चाहे विलायक, तो मान लें पहला अवयव विलय है, तो विलय का पहली अवस्था में विलय को हम 0 रखें, विलय का मूल अंश 0 होगा तो यहाँ वाष्प दाब 0 होगा। और जैसे विलय का यहाँ मूल अंश 1 रखे तो इसका वाष्प दाब बढ़ के यहाँ आ गया। उसी प्रकार से विलायक में देखिए पहले अवस्था में क्या होगा, विलायक को हम 0 रखें तो इसका वाष्प दाब यहाँ है, और दूसरी अवस्था में काई 2 की वैल्यू 1 रख दिए तो इसका वाष्प दाब देखिए सीधे बढ़ के यहाँ चला गया। इसका मतलब ये है कि इसमें जिस अवयव का मात्रा ज्यादा होगा उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी उसका वाष्प दाब कम होगा। मात्रा का मतलब होता है उसका मूल अंश की ना। तो यहाँ देखिएगा विलय की मात्रा यहाँ मूल अंश कम था, तो उसमें जो यहाँ मूल अंश क्या है, कम है, जिसकी जो है वाष्प दाब कम है। और यहाँ देखिए मूल अंश इसका जो विलायक का ज्यादा है तो इसका मूल अंश क्या होगा, इसका वाष्प दाब ज्यादा, यानी जिसका मात्रा विलयन में अवयव में, यानी विलयन में अवयव की जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो यहाँ विलय की मात्रा कम है तो विलय की मात्रा में क्या होगा, वाष्प दाब कम होगा, और विलायक की मात्रा ज्यादा है तो विलायक का वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखिए ये वाला जो रेखा है, ये वाला जो है वो किसका है, ये P1 बराबर P1 नॉट एक काई 1 का है, और ये वाला जो रेखा है वो P2 बराबर P2 नॉट ये काई 2 का है। ठीक है बच्चों, और यहाँ जो ऊपर मिलेगा वो मिलेगा P टोटल बराबर, और मिलेगा क्या, P1 प्लस P2, यही मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ का ही मतलब है। एक चीज यहाँ मैं समझा दूं कि P टोटल का मान न्यूनतम, P टोटल का न्यूनतम मान क्या होगा, P टोटल का न्यूनतम मान क्या होगा, यानी इसका होगा, यानी जो इस विलयन का टोटल वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, यानी विलय की मात्रा कम होगी तो उसका वाष्प दाब क्या होगा, कम प्राप्त होगा। P टोटल का अधिकतम मान कितना होगा, तो अधिकतम मान देखिए ये न्यूनतम मान है, ये न्यूनतम मान है, ये क्या मान है, अधिकतम है ना? तो कह रहा ये क्या है, अधिकतम मान है। उसके बाद यह तब संभव होगा जब दूसरा अवयव पहले की अपेक्षा क्या हो, अधिक हो। देखिए
यहाँ पहला वाला कम है इसलिए इसका वास्तुता कम आया है, दूसरा वाले ज्यादा है इसके वास्तुता ज्यादा है। ठीक है बच्चों, ये सारी जानकारी हमें लगता है आपको अच्छी लगे होगी। यदि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिएगा बच्चों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ये स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए बच्चों। सारी चीजें हमें आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों।